हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन का आधार। इस लेक्चर के बाद आप जान पाएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है। रामचंद्र शुक्ल से पूर्व के इतिहास लेखन में काल विभाजन के आधार से परिचित हो सकेंगे। रामचंद्र शुक्ल तथा उनके समकालीन साहित्यकारों के काल विभाजन के आधार से आप परिचित हो सकेंगे और आचार्य शुक्ल के बाद के साहित्य इतिहासकारों के काल विभाजन के आधार से आप परिचित हो सकेंगे। प्रस्तावना। साहित्य का इतिहास केवल तिथियों का क्रम नहीं है, न ही केवल विषय विश्लेषण। कालक्रम के बीच होने वाले परिवर्तनों की पहचान साहित्य इतिहास का केंद्रीय तत्व है। एकाकी विषय विश्लेषण से ऐसी पहचान संभव नहीं है। एक लंबे समय का तिथि क्रम विहीन विश्लेषणात्मक अध्ययन अतीत के वस्तुगत यथार्थ को विकृत कर सकता है। इसलिए सामान्यतः साहित्य इतिहास का लेखक वर्णन और विश्लेषण का समन्वय करने की कोशिश करता है। ऐसा करने की एक उपयोगी और सरल पद्धति बारी बारी से वर्णन और विश्लेषण को प्रस्तुत करते जाना है। इससे अलग एक अपेक्षाकृत प्रभावी और सटीक पद्धति पूरे काल को उपकालों में विभाजित कर देना है। यह पद्धति थोड़ी जटिल है क्योंकि कालों का विभाजन मनमाने ढंग से नहीं बल्कि इतिहासकार द्वारा अनुभूत ऐतिहासिक विकास क्रम के तर्क के आधार पर होना चाहिए। इस पद्धति की जटिलता इस बात में निहित है कि हर उपकाल में सामग्री को विषयवार विश्लेषित किया जाता है। ऐसा करने से किसी विषय वस्तु के विभिन्न अवयवों एवं घटकों को ठीक से समझने में सुविधा होती है। जाहिर है कि काल विभाजन का लक्ष्य अंततः इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उसकी घटनाओं और प्रवृत्तियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना होता है। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के कई आधार प्रयुक्त होते रहे हैं। इनमें से ऐतिहासिक कालक्रम का आधार में हम देखें तो आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल आदि है। और साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, छायावाद आदि आता है। अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना का आधार मानकर देखें काल विभाजन तो लोक जागरण, नव जागरण आदि आता है। इसको लेकर हम विभाजन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इन तीनों आधार को लेकर साहित्यिक प्रवृत्ति, ऐतिहासिक कालक्रम और सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना, इन तीनों को अगर हम लेकर विभाजन करते हैं तो वह अधिक उपयोगी और मान्य साबित होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न साहित्य इतिहासों में शासक और शासन काल के आधार को भी लेकर विभाजन किया गया है, जैसे विक्टोरिया युग, मुगल काल आदि। उसी तरह लोकनायक और उसके प्रभाव का काल का निर्धारण किया जाता है, जैसे गांधी युग, नेहरू युग आदि। तथा साहित्यिक अग्रदूतों के प्रभाव काल का आधार लेकर भी किया गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आदि भी प्रयुक्त हुआ है। साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन का आधार। विभाजन एवं वर्गीकरण में ध्यान मुख्यतः वैशिष्ट्य की जगह सामान्य गुणों की खोज पर रहता है। साहित्य का इतिहासकार रचनाओं में निहित सामान्य गुणों की खोज करता है। इन सामान्य गुणों, जिन्हें प्रवृत्ति भी कहा जाता है, इसकी जानकारी और समझ के सहारे किसी युग की केवल एक कृति के एक सामान्य से अंश की भी परीक्षा करके उसके आधार पर हम समूचे युग की मूल चेतना का आभास पा सकते हैं। यही कारण है कि विभाजन एवं वर्गीकरण प्रायः समान प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर ही किया जाता है। साहित्य की अनेकानेक प्रवृत्तियों का आदि अंत, उत्कर्ष एवं अपकर्ष ही इतिहास का काल विभाजन या कहें तो विभिन्न युगों की सीमाओं का निर्धारण करता है। काल विभाजन की धारणा में निर्णय क्षमता के साथ कुछ हद तक
कल्पनाशीलता की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। असल में काल विभाजन और नामकरण प्रायः ही आनुमानिक संकल्पनाओं पर आधारित होता है। इस कारण से किसी भी काल विभाजन को एकदम निर्दोष अथवा परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। काल विभाजन का एक सुसंगत आधार समाज में उत्पादन संबंधों का बदलना भी है। साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जिस समाज के साहित्य का वह इतिहास है, उस समाज के उत्पादन संबंधों के परिवर्तन के अनुसार ही होना चाहिए। हालांकि सच यह भी है कि उत्पादन संबंध बदलते ही साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं बदल जाती है। साहित्य में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है। काल विभाजन के पीछे सामाजिक उत्पादन संबंधों के आधार को जरूरी मानते हुए यह कहा जा सकता है कि साहित्य के इतिहास में मध्य युग और आधुनिक युग के बीच विभाजक रेखा खींचना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उत्पादन शक्तियों के आधार पर इनमें से प्रत्येक युग के उत्थान पतन का भी निदर्शन होना चाहिए। काल विभाजन के आधार के संबंध में सामान्यतः दो प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। एक मत के अनुसार साहित्य के इतिहास में काल विभाजन विशुद्ध साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि साहित्य सर्वथा स्वतंत्र है। और दूसरी धारणा यह है कि चूंकि साहित्य में अंततः समाज की ही अभिव्यक्ति होती है, इसलिए समाज की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर साहित्य इतिहास का काल विभाजन किया जाना चाहिए। तो ऐसा मानने का एक कारण यह भी है कि प्रत्येक स्थिति में किसी युग की साहित्यिक चेतना की अभिव्यक्ति केवल साहित्यिक प्रत्यय के आधार पर नहीं हो सकता है। साहित्य के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक में लिखा है कि यदि हम मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक या भाषा वैज्ञानिक विकास से संयुक्त रहते हुए साहित्य का स्वतंत्र विकास होता है और दूसरा पहले का निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं है, तो हम अनिवार्यतः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साहित्यिक युग विशुद्ध साहित्यिक मानदंड के सहारे निर्धारित होने चाहिए। यह एक भ्रामक दृष्टिकोण है। यह साहित्य इतिहास की धारणा को संकुचित अर्थ में लेना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार काल विभाजन का सरोकार साहित्य इतिहास लेखन से जितना है, उतना साहित्य के इतिहास से नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि अध्ययन की सुव्यवस्था की दृष्टि से ही किसी विषय वस्तु को विभिन्न पक्षों, खंडों और वर्गों आदि में विभक्त कर लिया जाता है। दूसरी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभ में ही काल विभाग पर विचार करते हुए साहित्य परंपराओं के साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों को भी विभाजन का आधार माना है। तो साहित्य के इतिहास की उनकी धारणा में वस्तुतः काल विभाजन का उनका आधार भी निहित है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में काल विभाजन के मूल में समाज की परिवर्तनशीलता है। समाज और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होने के कारण समाज में परिवर्तन होने के साथ साथ साहित्य के इतिहास में भी परिवर्तन होता चलता है। आचार्य शुक्ल जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को साहित्य परंपरा के सामने आमने सामने रख कर ही नहीं परखते, बल्कि उनकी स्थितियों पर भी ध्यान देते हैं जिनसे ये चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न होती है। शुक्ल जी का कहना है कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। फलस्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी आवश्यक होता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन युग की मुख्य सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने जब 16 खंडों के हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नामक पुस्तक की योजना बनाई,
तब उसके प्रधान संपादक ने काल विभाजन संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि काल विभाजन में इतिहास का प्रत्येक खंड अपने आप में पूर्ण होकर भी परस्पर संबद्ध हो और साहित्य की प्राणधारा का प्रवाह अखंडित तथा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होता रहे। वृहत इतिहास की योजना में यह निश्चय किया गया था कि साहित्य के उदय और विकास, उत्कर्ष तथा अपकर्ष का वर्णन और विवेचन करते समय ऐतिहासिक दृष्टिकोण का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अर्थात तिथि क्रम, पूर्वापर तथा कार्य कारण संबंध, पारस्परिक संघर्ष, समन्वय, प्रभाव, ग्रहण, आरोप, त्याग, प्रादुर्भाव, अंतर्भाव, तिरोभाव इत्यादि प्रक्रियाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन को। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी। यह एक पुस्तक है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी। इसमें गारसा द तासी ने यद्यपि अनेक हिंदी उर्दू के कवियों को स्थान दिया है तथा विस्तृत सामग्री देने का प्रयास किया है, किंतु कालक्रमिक न होने के कारण उनका जो इतिहास है वह कवियों का संग्रह बनकर रह गया है। इतिहास की सामग्री को उन्होंने अकारादि क्रम में प्रस्तुत कर दिया है, अर्थात वर्णमाला अल्फ़ाबेटिकल रूप से प्रस्तुत कर दिया है। काल विभाजन तो उसमें है ही नहीं। तो अपने इतिहास में कालक्रम के अभाव के कारणों की चर्चा करते हुए तासी ने लिखा है कि मौलिक जीवनियाँ जो मेरे ग्रंथ का मूल आधार है सब आकार आदि क्रम से रखी गई है। मैंने यही पद्धति ग्रहण की है। यद्यपि शुरू में मेरा विचार कालक्रम ग्रहण करने का था और मैं यह बात छिपाना नहीं चाहता कि यह क्रम अधिक अच्छा रहता या कम से कम जो शीर्षक मैंने अपने ग्रंथ को दिया है उसके अधिक उपयुक्त होता, किंतु मेरे पास अपूर्ण रचनाएं होने के कारण उसे ग्रहण करना कठिन ही था। तो इस तरह से तासी ने कहा है। इसके बाद शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज जो कि 1883 का है, इसका विश्लेषण की दृष्टि से उतना महत्व नहीं है जितना सामग्री संचयन की दृष्टि से है। तो उनका जो काल विभाजन है शताब्दियों के अनुसार है और साहित्य प्रवृत्तियों के अनुसार नहीं है। इसके बाद आते हैं ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह सन 1889 का है। तो इसमें कालक्रम, साहित्यिक प्रवृत्तियों और व्यक्तियों के नामों आदि का सहारा इन्होंने लिया है। तो इन सब को मिलाकर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का कालक्रमिक और प्रवृत्त्यात्मक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार युग विभाजन, पृष्ठभूमि निर्देश, सामान्य प्रवृत्ति निरूपण तथा तुलनात्मक आलोचना एवं मूल्यांकन विषयक प्रयासों तथा विवेचन की साहित्यिकता के कारण यदि ग्रियर्सन के इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाए तो उचित ही है। तो 11 खंडों में विभक्त उनका काल विभाजन इस प्रकार है। पहला है चारण काल, सन 700 से 1300 ईस्वी। फिर दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठवा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान।
तो इस तरह से उन्होंने 11 खंडों में बांटा है अपने इतिहास को, साहित्य इतिहास को। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस विभाजन में कालों का नामकरण सर्वत्र एक ही आधार पर नहीं हुआ है। ग्रियर्सन ने कालक्रम, साहित्यिक प्रवृत्तियों और व्यक्तियों के नामों, इन सब का सहारा लिया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबद्ध सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के उद्घाटन का भी प्रयास ग्रियर्सन ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में ग्रियर्सन का इतिहास एक बढ़ा हुआ कदम तो है ही, काल विभाजन संबंधी उनकी धारणाएं भी परवर्ती साहित्य इतिहासों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई है। इसके बाद हम आते हैं काल विभाजन की दृष्टि से मिश्र बंधुओं ने इतिहास लिखा है, मिश्र बंधु विनोद, और यह एक महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास है। इसमें प्रस्तुत काल विभाजन ग्रियर्सन के इतिहास के काल विभाजन से ज़्यादा विकसित है, और काल विभाजन की दृष्टि से मिश्र बंधुओं ने सर्वाधिक परिश्रम कवियों का समय निर्धारित करने में किया है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन इस प्रकार है। पहला है पूर्व प्रारंभिक हिंदी, यह है संवत 700 से 1343। उसके बाद दूसरा है उत्तर प्रारंभिक हिंदी, संवत 1343 से 1444। तीसरा है पूर्व माध्यमिक हिंदी, यह है संवत 1445 से 1560। फिर उसके बाद चौथा है प्रौढ़ माध्यमिक हिंदी, यह है 1561 से 1680। तो इस तरह से 1, 2, 3 और 4। इसके बाद पांचवा विभाजन है पूर्वालंकृत प्रकरण, यह है संवत से 1681 से 1790। फिर छठवा है उत्तरा अलंकृत प्रकरण या उत्तरालंकृत प्रकरण, 1791 से 1889। फिर सातवां है अज्ञात काल, आकार आदि क्रम से वर्णित है। उसके बाद सातवां है परिवर्तन काल, संवत 1890 से 1925। और नौवां है वर्तमान काल, संवत 1926 से अब तक। तो इस ढांचे को देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ काल विभाजन का प्रमुख आधार भाषा का विकास है। ठीक है। हालांकि मिश्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन में प्रवृत्तियों का भी संकेत किया है। इस विभाजन में जिस तरह पूर्व, उत्तर, प्रौढ़ आदि कालक्रम के द्योतक है, उसी तरह से अलंकृत और परिवर्तन आदि परिवर्तन के परिचायक है। तो कहा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं का यह काल विभाजन अधिक स्पष्टता से साहित्य का वर्गीकरण करता है और अधिक व्यवस्थित है। अब हम देखते हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के समय हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले के हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की चर्चा करते हुए उन्हें वास्तविक अर्थों में इतिहास न मानकर केवल वृत्त संग्रह माना है। सीयूसी सरोज को उन्होंने वृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह उन्होंने कहा है। उनके अनुसार इन इतिहास ग्रंथों में विचार श्रृंखला का अभाव है, जबकि विचार श्रृंखला से ही काल विभाजन में सुसंगति आती है। विचार श्रृंखला का सुसंगत स्वरूप और तर्क संगत काल विभाजन के ढांचे तक पहुंचने में आचार्य शुक्ल को भी समय लगा था। सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के प्रकाशन से पहले के अपने प्रयासों की चर्चा करते हुए शुक्ल जी ने बताया कि 5 से 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था।
तो उनका ध्यान इस आरंभिक कच्चे ढांचे को व्यवस्थित करने पर था, न कि कवि कीर्तन करना। आचार्य शुक्ल से पहले जो इतिहास ग्रंथ थे उनमें विचार श्रृंखलाबद्ध दृष्टि का अभाव तो था ही, उपलब्ध सामग्री का प्रवृत्तियों के हिसाब से सुसंगत वर्गीकरण भी नहीं था। साहित्य के विकास और समाज से उसके संबंध के बारे में अपनी सुनिश्चित दृष्टि के आधार पर आचार्य शुक्ल ने पहली बार सुसंगत काल विभाजन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही है, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। तो सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बाँट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है, यह शुक्ल जी ने कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। उन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाग है, ठीक है, उसको दो आधारों पर विभाजन उन्होंने किया है। पहला है कालक्रम के आधार पर और दूसरा है साहित्यिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के आधार पर। तो पहला कालक्रम के आधार पर और दूसरा साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। तो पहला कालक्रम के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल संवत 1050 से 1375 ईस्वी विक्रम और दूसरा पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700 विक्रम, उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 और चौथा आधुनिक काल संवत 1900 से आगे में बांटा है। और साहित्यिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के अनुसार उन्होंने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल इस तरह का नामकरण किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के पहले युग को आदिकाल कहा है और इसके अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य पर विचार करते हुए वीरगाथा काव्यों की प्रामाणिकता आदि की चर्चा की है। पूर्व मध्यकाल में उन्होंने निर्गुण सगुणवादी भक्त कवियों और जायसी आदि प्रेम मार्गी कवियों का विवेचन किया है। तीसरे उत्तर मध्यकाल में उन्होंने रीति ग्रंथकारों को लिया है और चौथे आधुनिक काल में आधुनिक गद्य के विकास, भारतेंदु और द्विवेदीकालीन साहित्य और छायावाद की चर्चा की है। तो इस व्यवस्था में उन्होंने दो चीज़ें मिलाने की कोशिश की है, एक तो कालक्रम और दूसरी किसी साहित्यिक धारा की विशेषताएं। अपनी काल विभाजन की पद्धति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। उनके अनुसार दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत से अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध होते चले आए हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। उनके अनुसार प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की इस अवधारणा और पद्धति के पीछे उनके अपने समय की सांस्कृतिक चेतना काम कर रही थी। नामवर सिंह ने इसे लक्ष्य करते हुए लिखा है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की लहर ने हमारे देश में नई चेतना ला दी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना उमड़ी। आगे चलकर विचारों में सामाजिक चेतना आई
इतिहास में व्यक्तियों के सहारे समूची जाति का कार्यकलाप दिखाने की चेष्टा होने लगी। व्यक्ति अपनी समस्त परिस्थितियों के साथ वर्णित हुआ। साहित्य का इतिहास अलग अलग कवियों की समीक्षाओं का ग्रंथ था। अब विभिन्न युगों की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के वर्णन से भी संबलित हो उठा। एक युग तथा एक प्रकार की रचना करने वाले कवियों की सामान्य विशेषताओं के अनुसार प्रवृत्तियों तथा युग का विभाजन किया गया और इन साहित्यिक प्रवृत्तियों को तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक घटनाओं से संबद्ध करने का प्रयत्न हुआ। आचार्य शुक्ल के सामने हिंदी साहित्य के इतिहास की विभिन्न परंपराओं के उदय और अस्त, परिवर्तन और प्रगति, निरंतरता और अंतराल तथा संघर्ष और सामंजस्य का मूल्यांकन करने और अपने समय की रचनाशीलता के विकास के संदर्भ में प्रासंगिक परंपराओं को रेखांकित करने का महत्वपूर्ण दायित्व था। उन्होंने इतिहास के अपने ढांचे में व्यवस्थापन एवं सुसंगत विभाजन के साथ जनता की चित्तवृत्तियों की परिवर्तनशीलता और विकासशीलता की परंपरा तथा साहित्य परंपरा के साथ उनके सामंजस्य का भी ध्यान रखा है। वे यह मानते थे कि साहित्य के इतिहास के किसी भी काल में संस्कृति और विचारधाराओं की विविधता और अंतर्विरोधों के अस्तित्व के कारण अनेक रचना प्रवृत्तियां एक साथ सक्रिय हो सकती है। उनके अनुसार यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उनमें वीर रस की अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। तो आचार्य शुक्ल ने बताया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। हिंदी के साहित्य इतिहासों में काल विभाजन की जगह विभिन्न रचना प्रवृत्तियों की धारावाहिकता को महत्व देने वाली एक और पद्धति भी हमें मिलती है। साहित्य के इतिहास लेखन की इस पद्धति में आचार्य शुक्ल की ही भांति यह माना गया है कि रचना की कोई प्रवृत्ति या परंपरा एक बार अस्तित्व में आने के बाद दूसरी प्रवृत्तियों और परंपराओं से सह अस्तित्व या संघर्ष की स्थिति कायम रखते हुए लंबे काल तक जीवित रहती है। आचार्य शुक्ल की पद्धति से इसका अंतर यह है कि इतिहास लेखन की इस पद्धति में रचना प्रवृत्तियों की निरंतरता को ध्यान में रखकर साहित्य का धारावाहिक इतिहास लिखने का प्रयास होता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी भाषा और साहित्य सन 1930 में वीर गाथाओं की परंपरा दिखाते समय ऐसी ही पद्धति अपनाई है। उन्होंने प्रत्येक प्रवृत्ति का आदि काल से आधुनिक काल तक सीधा विकास दिखाया है। इस पद्धति की असंगतियों को आचार्य शुक्ल समझते थे। वह जानते थे कि हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों और व्यक्तियों के संबंधों में केवल कालानुक्रम ही नहीं है, बल्कि इस क्रम में आंतरिक विकास की गति भी समाहित है। एक साहित्यिक प्रवृत्ति के अंत से ही दूसरी साहित्यिक प्रवृत्ति की उत्पत्ति जुड़ी है। धारावाहिक इतिहास लेखन की पद्धति में इस सच्चाई का उल्लंघन होता है। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि वस्तुवादी है और इसी कारण से उन्होंने विकासवाद की वैज्ञानिक धारणा को माना है। साहित्य की प्रवृत्तियों की धारावाहिकता और निरंतरता को स्वीकार कर लेने का मतलब है साहित्य इतिहास में मुख्य प्रवृत्तियों और गौण प्रवृत्तियों के निर्धारण की समस्या का उत्पन्न होना।
कोई एक प्रवृत्ति समूचे इतिहास में न तो मुख्य बनी रहती है और न ही गौण। प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन करने की परिपाटी में गौण रचना प्रवृत्तियों की समस्या स्वाभाविक है। इस जटिल समस्या का हल निकालने के लिए ही आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक युग के अंत में फुटकल रचनाओं एवं रचनाकारों पर विचार किया है। हालांकि फुटकल रचनाओं और रचनाकारों पर विचार करने वाली काल विभाजन की उनकी पद्धति की आलोचना भी कम नहीं हुई है। नामवर सिंह के अनुसार युग विभाजन करने में आचार्य शुक्ल का औसतवाद वाला सिद्धांत दरअसल सामाजिक परिस्थितियों एवं साहित्यकार के बीच अलगाव का परिणाम है। उसमें साहित्यिक प्रवृत्तियां तथा सामाजिक परिस्थितियों के बीच कार्य कारण संबंधी असंगति दिखाई पड़ती है। एक ही परिस्थिति में विभिन्न काव्य प्रवृत्तियों के अस्तित्व की संगति बैठाने में वे असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें उन परिस्थितियों में पलने वाली परस्पर विरोधी विविध सामाजिक शक्तियों के अंतर विरोध का पता न था। इसीलिए उन्हें अपने इतिहास के हर युग में एक फुटकल खाता खोलना पड़ा। यह मानते हुए भी कि आचार्य शुक्ल ने प्रवृत्ति साम्य और युग के अनुसार कवियों को समुदायों में रखकर सामूहिक प्रभाव डालने की ओर ध्यान दिया है, इसीलिए कुछ विशिष्ट कवियों को भी उन्हें फुटकल खाते में डाल देना पड़ा। नामवर सिंह ने लिखा है कि विद्यापति असंदिग्ध रूप से आधुनिक भाषाओं में लिरिक के पहले महान कवि थे। अब यदि ऐसा कवि साहित्यिक इतिहास के अंतर्गत एक काल के फुटकल खाते में स्थान पाए, तो क्या उस काल विभाजन का समूचा सिद्धांत ही संदिग्ध नहीं हो जाता? हिंदी के इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल से पहले काल विभाजन तो प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसका कोई व्यवस्थित आधार नहीं था। आचार्य शुक्ल ने पहली बार साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की एक व्यवस्थित पद्धति कायम की और उसको एक ठोस आधार दिया। नामवर सिंह की दृष्टि में यह व्यवस्थित आधार भले ही संदिग्ध हो, वास्तविकता यही है कि इतिहास लेखन की परवर्ती परंपरा पर आचार्य शुक्ल के इस काल विभाजन का व्यापक प्रभाव स्पष्ट है। रामविलास शर्मा के अनुसार आचार्य शुक्ल अपने समय में तो इतिहास लेखन में दिग्विजयी हुए ही थे, उनके बाद भी उनका काल विभाजन या हिंदी साहित्य की मुख्य धाराओं का विभाजन बहुत कुछ अपने मूल रूप में कायम है। कुछ लोगों ने जोर बहुत लगाया, लेकिन आचार्य शुक्ल की कायम की हुई व्यवस्था टस से मस न हुई। वीर गाथा, निर्गुण और सगुण भक्ति, प्रेम कथानक, रीति काव्य, भारतेंदु युग, छायावाद आदि का सिलसिला अब भी चला आता है। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद 1929 में इन्होंने लिखा था, तो 1931 में रामशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रकाशित किया। अब तक माना जाता था कि साहित्य के इतिहास के पहले साहित्य का अध्ययन जरूरी है, वहीं रसाल जी ने साहित्य के अध्ययन से पहले उसके ऐतिहासिक विकास से परिचित होना जरूरी समझा। उनके अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार है। पहला है आदिकाल बाल्यावस्था। आदिकाल के अंतर्गत बाल्यावस्था 1000 से 1400 संवत विक्रम। उसके बाद मध्यकाल किशोरावस्था संवत 1400 से 1800 और आधुनिक काल युवावस्था संवत 1800 से आज तक। तो रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने काल विभाजन में जैविक विकास की धारणा का सहारा लिया। साहित्य इतिहास को व्यक्ति मानकर उसकी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का वर्णन करना संगत नहीं है। अपने काल विभाजन को स्पष्ट करते हुए रसाल जी ने लिखा है कि जो ऐतिहासिक काल विभाजन मैंने दिया है उसका आधार उस काल की प्रधान विचारधारा के रूप में है, जो उस समय हिंदी संसार की जनता में पूर्ण प्राधान्य, प्राबल्य और प्रभाव प्रवेग के साथ प्रवाहित रही है। हालांकि सत्य यह है कि वीरगाथा काल
को जय काव्य तथा रीति काल को कला काल के नाम से अभिहित कर देने मात्र से ही उनकी यह धारणा प्रामाणिक नहीं होती। आचार्य शुक्ल के बाद के साहित्य इतिहास लेखकों में सूर्यकांत शास्त्री, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1932 में। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने लिखा है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास सन 1934 में। उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। आदि ने कुछ हेर फेर के साथ आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को ही मान लिया। यद्यपि राम कुमार वर्मा ने आचार्य शुक्ल के आदिकाल को वीर गाथा काल की जगह चारण काल कहा है और उससे पहले संवत 750 से 1000 तक के समय को संधि काल के रूप में प्रस्तावित किया है। अब हम देखते हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन। तो आचार्य शुक्ल के बाद साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास सही अर्थों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक सन 1940 में और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास एवं हिंदी साहित्य का आदिकाल दोनों 1952 में प्रकाशित किया। उन्होंने आचार्य शुक्ल के इतिहास की दो मुख्य विशेषताओं को महत्वपूर्ण माना है। पहला ऐतिहासिक काल विभाजन और साहित्यिक मूल्यांकन। आचार्य शुक्ल के इतिहास के बारे में आचार्य द्विवेदी ने कहा कि आचार्य शुक्ल ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार उसमें श्वासोच्छ्वास का स्पंदन सुनाई पड़ा। पहली बार वह जीवंत मानव विचार के गतिशील प्रवाह के रूप में दिखाई पड़ा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ एक तरफ आदिकाल नाम और उसकी काल सीमा को स्वीकार करते हैं, वहीं वे वीर गाथा काल नाम से असहमत हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन के सिद्धांत से अपना मतभेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः किसी काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। प्रभाव उत्पादक और प्रेरणा संचारक तत्व ही साहित्यिक काल के नामकरण का उपयुक्त निर्णायक हो सकता है। अपनी इस मान्यता के आलोक में आचार्य द्विवेदी ने वीरगाथा काल नाम से अपना मतभेद प्रकट करते हुए राहुल सांस्कृत्यायन के सुझाए नाम सिद्ध सामंत काल को उस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति को बहुत दूर तक स्पष्ट करने वाला माना है। आचार्य द्विवेदी मानते थे कि किसी एक युग में जनता के विभिन्न समुदायों की विभिन्न प्रवृत्तियां हो सकती है और इन विभिन्न प्रवृत्तियों का पारस्परिक संबंध युग की विशेषता प्रकट करता है। आचार्य शुक्ल के लिए जहाँ किसी एक प्रवृत्ति की प्रबलता और प्रसिद्धि साहित्यिक तथ्यों के ऐतिहासिक महत्व का निर्धारण करती है, वहीं आचार्य द्विवेदी के लिए विभिन्न प्रवृत्तियों का पारस्परिक संबंध। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी दृष्टि मुख्यतः मध्यकाल के साहित्य पर केंद्रित की है। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक में यद्यपि उन्होंने मध्ययुग नाम का उपयोग किया है, फिर भी मध्ययुगीनता को पतनोन्मुख और जबदी हुई मनोवृत्ति का सूचक मानने के कारण बाद के अपने इतिहास में उन्होंने इसे हटा दिया है। तो भक्ति साहित्य के सामंत विरोधी स्वर एवं लोक भाषाओं की कविता को देखते हुए आचार्य द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। आचार्य द्विवेदी भारतीय समाज और साहित्य के इतिहास के मध्यकाल को यूरोपीय मध्यकाल के समान ही पतनोन्मुख
जबदी हुई मनोवृत्ति वाला और अंधकार काल नहीं मानते। उनका मानना है कि भारतीय साहित्य के इतिहास के इस काल में ही अखिल भारतीय व्यापक जन संस्कृति के जागरण की अभिव्यक्ति करने वाला भक्ति साहित्य लिखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं, गणपति चंद्र गुप्त ने इस कालखंड में हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखने का प्रयास किया। सन 1965 में प्रकाशित अपने साहित्य इतिहास का नाम उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास रखा है। उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ सन 1184 के शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली राज से माना है। इस संबंध में गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि भाषा के उद्भव के पूर्व ही उसके साहित्य का आविर्भाव मानना एक विचित्र कल्पना है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को दो बड़े कालखंडों में विभक्त किया है। एक को तो सन 1857 के पहले का समय और दूसरा उसके बाद का। इसके पीछे उनका तर्क है कि जिस प्रकार हमारे राजनीतिक इतिहास में सन 1857 एक ऐसी विभाजक रेखा है जिससे मुस्लिम राज्य की समाप्ति तथा ब्रिटिश शासन का आरंभ होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में भी यह पुराने युग की समाप्ति और नए युग के आरंभ का सूचक है। सन 1857 के पहले के समूचे कालखंड को उन्होंने भी यद्यपि पहले की भांति आदिकाल सन 1884 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 तथा उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 में बांटा है। तो आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों में राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो नाम है वो प्रमुख है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने सन 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा। अपनी पद्धति के बारे में उन्होंने बताया कि वृत्त यहाँ सर्वांग पूर्ण न होकर चयन धर्मी है और युग का विश्लेषण तथा विवेचन प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर हुआ है। इतिहास की जगह विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि इतिहास में बल इतिवृत्त पर होता है। विकास में इतिवृत्त के उस अंश पर जहाँ दिखाया जाता है कि एक युग अपने पिछले युग से और एक रचनाकार कालक्रम में अपने से पहले के रचनाकार से कहाँ और क्यों भिन्न तथा विशिष्ट है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार चंदरबरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, देव, भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भों में। इतिहासकार का यह दायित्व है कि इन दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करे। इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें और उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी का विश्लेषण कर सकें। अभी तक के इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग। यहाँ प्रयत्न यह है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा परखा जा सके। काल विभाजन की उनकी दृष्टि भी संवेदना पर ही टिकी है। उनका मानना है कि संवेदना में बदलाव को समझने से साहित्यिक युगों की परिकल्पना और उनके बीच के महत्वपूर्ण अंतरालों को समझा जा सकता है जो साधारण दृष्टि के लिए ओझल बने रहते हैं। इसलिए साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित करना इतिहासकार के कर्म का आवश्यक अंग है। यद्यपि चतुर्वेदी जी के इतिहास में भी काल विभाजन में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल वाला
आचार्य शुक्ल का ही ढांचा दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एक जटिल विषय है। काल विभाजन करते हुए सामाजिक विकास की अवस्थाओं के साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता का विचार करना कठिनाई उत्पन्न करता है। यही कारण है कि प्रायः समाज के इतिहास के युगों के साथ साहित्य के इतिहास के युगों की संगति नहीं दिखाई पड़ती। बहुत हद तक यह संगति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। पहला वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। तो आचार्य शुक्ल के इतिहास की संरचना, उनका काल विभाजन, नामकरण की व्यवस्था और विभिन्न कवियों तथा लेखकों के बारे में उनके मूल्यांकन की परवर्ती आलोचकों द्वारा की गई आलोचनाओं के बावजूद आचार्य शुक्ल की मान्यताएं, उनके मूल्य निर्णय और उनकी स्थापनाएं हिंदी के पाठकों के साहित्य बोध का अनिवार्य अंग बनी हुई है।